देवेंद्र जी, हमने लगातार सुना कि हम वोट जिहाद की बात कर रहे थे, पर अभी आपने एक वीडियो दिखाया, वो क्या समझना चाहिए जनता को इसके बारे में? देखिए, जो मिस्टर नोमानी है, उलेमा काउंसिल के पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख, उन्होंने तो सीधा ऐलान कर दिया कि हम वोट जिहाद कर रहे हैं और हमारे सिपा सालार शरद पवार जी है और हमारे अजीम सिपा सालार उद्धव ठाकरे जी है और हमारे अजीम सिपा सालार राहुल गांधी है। तो जो हम कह रहे थे वो बात बिल्कुल सच है। ये लोग इधर सेक्युलर बनते हैं और उधर केवल और केवल माइनॉरिटी के तुष्टीकरण का उपयोग करते हुए ये वोट लेना चाहते हैं। और 17 मांगे दी, उन 17 मांगों में कैसी मांगे? आरएसएस को बैन कर दीजिए, मुस्लिमों को 10% रिजर्वेशन दे दीजिए, और सबसे तो खतरनाक मांग ये है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जो आरोपी मुस्लिम है उनके सारे केसेस वापस ले लीजिए, और ये उनको राइटिंग में देते हैं कि आपकी मांगे मंजूर है और हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये किस और हम जा रहे हैं लोकतंत्र में? हम तो इसका मुकाबला करेंगे और डट कर करेंगे। ये हर बार उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों होते हैं? क्योंकि अभी भी उन्होंने कहा कि हमारा निशाना महाराष्ट्र में दिल्ली की सत्ता गिरानी है। हाँ, ये तो जो हम बात कह रहे थे कि सब लोग मिलकर केवल दिल्ली की सत्ता गिराने का ही प्रयास कर रहे हैं, आज वो भी सच उन्होंने उगल दिया। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कितनी भी ताकत लगा, न दिल्ली की सत्ता दूर होने वाली है, न महाराष्ट्र में इनको जगह मिलने वाली है। आप पूरे राज्य में घूम रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? क्योंकि 2024 में भी काफी जो फॉल्स नैरेटिव हुआ था उससे काफी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो पाएगी? देखिए, फॉल्स नैरेटिव के खिलाफ पूरी ताकत हमने लगाई और नैरेटिव खत्म कर दिया। अब कोई फॉल्स नैरेटिव नहीं चलेगा। लोगों में ये भावना है कि हमारी यूटी की सरकार ने अच्छा काम किया है, जनता हमको चुनकर देना चाहती है, जनता हमको चुनकर देगी। अगर हम बात करें कि विपक्ष जिस तरह का फिर भी अभी भी नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते, कभी राहुल गांधी बात करते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए, कभी उनकी पार्टी 10% रिजर्वेशन की बात करती है मुस्लिम्स के लिए, कभी कहते हैं कि मराठा रिजर्वेशन नहीं दिया। क्या है इनका? व्हाट इज देयर होल? आर यू कंफ्यूज्ड दैट दे आर आल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट रिजर्वेशन? मैं यही कहूंगा कि भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का इतना कंफ्यूज नेता मैंने देखा नहीं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज पर्सन, और इतने अंतर विरोध की बातें वो करते हैं और आजकल एक लाल संविधान लेकर घूमते हैं। ये लाल संविधान में पन्ने तो कोरे। तो जिस प्रकार की नौटंकी, नाटकबाजी ये लोग कर रहे हैं, ये कोई नैरेटिव नहीं सेट कर पाएंगे। इनको पता ही नहीं है महाराष्ट्र में मराठा समाज को रिजर्वेशन मैंने दिया और अभी शिंदे जी ने दिया और रिजर्वेशन चल रहा है। ये तो 40 साल इनकी सरकार थी, कई लोगों ने जान दे दी, इन्होंने इनकी जू तक नहीं रहेगी। इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया रिजर्वेशन देने का। तो ये बोल वचन देने वाले लोग हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार के लिए फाइट करेंगे, वही पहले लाड़की बहनी योजना का विरोध करते हैं और फिर अपने मैनिफेस्टो में इसको दोबारा अनाउंस करते हैं। डू यू थिंक दे हैव लॉस्ट द प्लॉट एज फार एज द वुमेन वोट इज आल्सो कंसर्न? 100% दे हैव लॉस्ट द प्लॉट, क्योंकि जब हमने लाड़की बहन योजना लाई तो ये कहते थे कि योजना गलत है, नहीं आ सकती है, उसका विरोध किया, हम इसको खत्म कर देंगे बोला, और फिर ये भी कहा कि इसके लिए तो पैसे नहीं है, आ ही नहीं सकते, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, और फिर बाद में खुद ही कहते हैं कि ये 1,500 दे रहे तो हम 3,000 देंगे। तो मुझे लगता है इनको एक आदत हो गई है। क्या होता है कि जो सही आदमी होता है ना, उसको झूठ बोलने में शर्म लगती है, इनको शर्म ही नहीं आती झूठ बोलने में, ये प्रॉब्लम। देवेंद्र जी, आप भी बहुत सारे पर्सनल अटैक्स का फेस करते हैं। अभी कन्हैया कुमार है, कांग्रेस के नेता, उन्होंने आपकी बीवी के बारे में ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी करी। शाइना एनसी को भी ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किया गया। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान। पर जिस तरह के उनके बयान उनके नेता के द्वारा आता है, दिखता है कि कहीं ना कहीं ये सारे इनके जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल जमीन पर अलग है और बातों में अलग है। इनके बयान, ये इनके हाथ में जो संविधान है वो जितना खाली है उतना ही खाली और खोखले इनके बयान है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने तो पिछले 5 सालों में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, या इनके सारी ट्रोल आर्मी हो, इनकी इकोसिस्टम हो, इन सब ने मुझे, मेरी पत्नी को लगातार ट्रोल किया, लगातार हमारे ऊपर गंदे प्रकार के मीम बनाए, घोस्ट अकाउंट्स तैयार करके उसके माध्यम से जितने
नीचे जा सकते थे उतने नीचे गिरकर उन्होंने काम किया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता हमको जानती है, हमारे चरित्र को जानती है, इसलिए इनका कोई इनका हथियार चल नहीं पाया। और आज भी ये लोग यही कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, इनके लिए अपने घर के बच्चे या अपने घर की लड़की, इतना इनका एजेंडा है। दूसरे की लड़की, दूसरे की माँ, दूसरे की बहन, इनका एजेंडा ही नहीं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणी बोलने पे कम से कम एक शरद पवार जैसे सीनियर लीडर को इनको समझाना चाहिए बाकी नेताओं को कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी? देखिए, वो खुद की पार्टी में नहीं समझाते तो दूसरे की पार्टी में क्या समझाएंगे? उनकी पार्टी की तो सबसे बड़ी आर्मी है जो अत्यंत अभद्र, और मैं तो गृह मंत्री हूँ, मैं चाहूँ तो आपको लिस्ट दे दूंगा कौन से हैंडल उनके और क्या उसके ऊपर टिप्पणी आती है। लेकिन हमने ये तय कर दिया कि भाई पॉलिटिक्स में पेशेंस इज अ वर्च्यू। हम इनको जवाब अलग तरीके से देंगे, हम दे रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी से जवाब दिला पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया है कि आप बाला साहब ठाकरे का प्रेस करके दिखाओ, आप वीर सावरकर जी का प्रेस करके दिखाओ। आपको लगता है कि इस चैलेंज में उभर पाएंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, इसलिए नहीं उभर पाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ दोस्ती होती है तो उसके गुण अपने को लग जाते हैं। उद्धव जी का ऐसा ही हुआ है। उद्धव जी ने स्वयं ही हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया। अब वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहा जाता है। जब वो खुद नहीं कर रहे हैं, अपने पिता को वो खुद हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहना चाहते, तो वो कहाँ से राहुल गांधी से कहलवाएंगे? उल्टा राहुल गांधी ने उनको कहा कि नहीं कह सकते आप, बंद कर दिया उन्होंने कहना। एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है। जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने 2 साल में 2.5 साल में देखे, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो स्टॉल हो गए थे, इंक्लूडिंग द कोस्टल रोड वगैरह, आगे भी इस ग्रोथ जर्नी रहेगी क्योंकि हम हमेशा डबल इंजन ग्रोथ की बात करते हैं। ट्रिमेंडस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ट्रिमेंडस, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो अवसर महाराष्ट्र में तैयार हो गए 360 डिग्री के अवसर है। चाहे वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे खेती हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रेलवे हो, अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पर अवसर तैयार। और हम फाइनली बुलेट ट्रेन देख पाएंगे जो कि काफी टाइम से लैंड एक्विजिशन जब तक आप नहीं आए तब तक शुरू की। हाँ, मैंने पूरा लैंड एक्विजिशन कर दिया, काम भी शुरू हो गया, आपको जरूर बैठाऊंगा। फाइनल क्वेश्चन टू यू, उद्धव जी से और महाविकास आघाड़ी के जो नेता है जो इस टाइम नर्वस फील करे या कॉन्फिडेंट फील करे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, वो नर्वस है या कॉन्फिडेंट है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जनता में जा रहे हैं तो जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। हम कॉम्प्लेसेंट नहीं है, हम ये मानते हैं कि कोई भी चुनाव टफ होता है, बट हमको एज दिख रही है, लोगों का प्यार दिख रहा है। हमें एक सवाल आपसे जरूर पूछना पड़ेगा, हालांकि आई नो दैट यू आर वेरी गुड एट डकिंग क्वेश्चंस। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बने, आपके बीच खड़े चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बने, क्या कहेंगे उनसे? कि हर पार्टी के कार्यकर्ता को ये हमेशा ही लगता है कि अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो आज नहीं, जब भी हम राजनीति में होते हैं, हमारे पार्टी वालों को ये लगता है कि अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन हमारे अलायंस ने तय कर लिया है और हमारे नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये घोषित किया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां साथ में बैठेगी और इसका फैसला करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसका इंतजार करना चाहिए। 23 तारीख को पूर्ण बहुमत आएगी, ऐसा लग तो रहा है आएगा।